राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। एक कार्टून वाला देखते हैं। लीजिए क्या कार्टून बनाया है उसमें। लीजिए एक और किताब याद कीजिए। क्या उसमें भाई, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ें। मीन्स कहता है इस चैप्टर में कि सबसे पहले सुकरात के विषय में पढ़ें। क्या सुकरात कहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचार की असंगतियों का दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? चलिए सुकरात देखते कितना पेज नंबर 8 में बोला है, तो 8 पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है 8 में? यही है, लिखा कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। सुकरात जो है उसके बारे में बताया था पढ़ने के लिए। देखते हैं क्या है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता है। यूनान में जो है सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कोई है तो सुकरात को कहा गया है, विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को, सवालों को कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। मीन सुकरात को क्या मृत्यु दंड दिया गया था? सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। कौन? तो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है, न्याय के बारे में पता किया। यह पुस्तक सुकरात और सेफल्स के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। सुकरात और सेफल्स। इस संवाद के दौरान सेफल्स और उनके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है। मीन्स ऐसा नहीं कि एक आदमी को यही मिला तो अगला को भी यही। मीन्स दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बातें यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। असंगतियों को उजागर करना है तो क्या तर्क बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिसमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। मीन्स यदि कुछ होता है तो उसका न्याय का दृष्टिकोण अनेक है। मीन्स अच्छा हो या न हो, उनके विचार जिसमें वे जीते थे वे चलने वाले नहीं है। मीन्स क्या, जो निर्णय दिया गया वो सही हो या न हो, लगे कि खराब है तो भी क्या है, दृष्टिकोण उसको अलग अलग है उसमें। चलिए यही बताया था कि सुकरात कौन है। यूनान का था वो। सबसे पहले उसको कट्टर राष्ट्र इसका जो है विरोधी। शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिसे अच्छा और वांछनीय मानता है उसे अपने विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव असीमताओं के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्न का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जागरूक क्यों है, हमारे सरकारें जागरूक क्यों है, सरकार का श्रेष्ठतम रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन का अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है।
यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों की अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखते हैं कि राजनीति क्या है। वाद विवाद और संवाद राजनीति क्या है। आपने देखा हो कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीतिक एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति क्या एक प्रकार का जन सेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दाव पेच से जोड़ते हैं। राजनीति के दाव पेच से जोड़ते हैं, ठीक है जन सेवा, लेकिन दाव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुछ चक्र में लगे रहते हैं। कोई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। कोई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता दिखते हैं, तो वे राजनीति के संबंध क्या है? घोटालों से जोड़ते हैं। राजनीतिक संबंध किसे जोड़ते हैं? घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर के टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग कराते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। क्या कर रहे हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थ परकता के ऐसे धंधों में मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल धारणाएं लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इसे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायियों और उद्यमियों भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा समान राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए। या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है।
हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों के विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कैसे बनती है और यह कैसे कार्य करती है, यह राजनीतिक में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है। जो करते हो क्या होता है, प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन के भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। कौन सा? आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्षों को हवा देते हैं तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ों भी नहीं खरीद सकते। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते। स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूंकि सरकार कई कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं। और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों के गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ाया या घटाया। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने की प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते ही इस तरीके से हम मौजूदा अवस्था और पतन के तरसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए
क्या उचित है। क्या कहता है, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधि वार्ताएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्यों और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। चल देखते, कुछ कूट में लिखा था, आओ अखबार वाचे मतलब अखबार देखते क्या उसमें कुछ लिखा है। वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचार के प्रमुख शीर्षों के रूप में छाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है। मीन्स देखते हैं कि अखबार में क्या क्या है, तो जो हाईलाइटेड न्यूज जो सरकार की रहती है, जो आस पड़ोस में चल रही है, उसका न्यूज रहता है। फिर एक और कोट दिया, उसमें लिखा है, आओ कुछ करके सीखे। राजनीतिक हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है, अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। इस राजनीति हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है उसके बारे में देखना है। कि राजनीति के लिए आते हैं तो बोलते हैं क्या रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग उसके आस में क्या लगे रहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। क्या दिन प्रतिदिन उसके आस में बैठे रहते हैं और अपना समय निकलता जाता है। इस तरह से घटनाओं को क्या कर विश्लेषण कीजना करना है, हमारे जीवन पर क्या असर, किस तरह से असर डालती है। नेक्स्ट देखते हैं राजनीति का सिद्धांत क्या कहता है उसमें। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और समान समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीतिक में संलग्न है। अब वाद विवाद एक संवाद, उसमें क्या विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। तो हाँ, लेना तो मतलब ऐसा नहीं कि लेना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। राजनीतिक में भाग लेना चाहिए तो लेना ही चाहिए, लेगा उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि हमारे समाज में क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आज नहीं लेगा तो बाद में पता भी नहीं चलेगा। इसलिए से विद्यार्थी को शुरू से ही उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों-रात नहीं हुई। उनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजनीति और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। राजनीति और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है, मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कौन सिद्ध किया, तो रूसो ने किया था सिद्ध। कौन किया था, सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतना ही निर्णायक है। रूसो कहता है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का अधिकार है और मार्क्स कहता है कि समानता भी उतना ही, मार्क्स का तर्क दिया कि समानता भी उतना ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ की विवेचना की है।
अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा है कि अनुसूचित जातियों की अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया है और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारों द्वारा इस अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तरीकों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। लेकिन देखिए कुछ दिया इसमें, क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया है? मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। मेरे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया, कौन कौन सा प्रयोग में आया उसके बारे में सोचना है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, वास्तव में कर दिया गया है। कानून के समझ सभी भारतीय समान है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। मीडिया या फिल्में पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय की वार्षिकोत्सव की योजना बताते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह बात अब हमारे लिए प्रासंगिक है कि क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों को उठना बंद नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन की अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उसकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वही कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हो, जबकि कोई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली
पढ़ाई में भी अक्षम हो। उसके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है, यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है, एवं प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पूर्ण व्याख्या की गई। सूचनाओं के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्या पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियों नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी पर संभावित खतराएं के नए आयामों को खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इससे आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तु अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटिजन क्या है? तो जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तित्व सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियम जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठ जाता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद या विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति ईमेल में ताक झाक कर सकती है? कितना नियमन न्याय यथोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियमों को? राजनीतिक सिद्धांत में इस प्रश्नों को संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। इस पाठ्यक्रम में चलिए देखते हैं 1.3 राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहार में उतारना। कैसे व्यवहार में उतारते हैं? तो ये सब तो दिया कि इंटरनेट हो गया है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांत ने बताया है कि आज़ादी या समता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। गणित की विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषा से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों को सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंध से होता है।
वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इस मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित समस्याएं अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिसके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधा की कीमत चुकाने के लिए रुपये नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते और ईंट पथाते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह एक अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों को शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिकांश लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमने विचार काफ़ी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हमें चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतों भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाना, संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों में सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी की जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता के अनेक परिभाषाओं के होने के वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ में शुरुआत की जो स्वयं के लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहते हैं। बिना समझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं
अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चे को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर से मुखातिब होते हैं आप भी देख सकते हैं कि ये मामले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे समानता के मामले में वैसे ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों और रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। इसका देख लेते हैं क्या है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। एथेंस हम लोग देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा कि सुकरात क्या कहते हैं उसके बारे में आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सुकरात, सेफल्स तूने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय की बात है यह है क्या? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देना चाहिए? आप बिल्कुल सही है, उसने कहा, लेकिन जब सत्य बोलना और ऋण को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्र के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगाता है। मतलब सुकरात ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह, जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उसकी स्थिति बुरी होती है, उनमें घोटकत्व, घोड़े के गुण कम होता है, स्वानत्व, कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घोटकत्व कम होता है, और जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तब उसमें स्वानत्व कम होता है, घोटत्व कम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह। और वह मनुष्य न्याय, और वह मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से। मतलब ऐसा बताया गया, तुलना किया गया हो सब। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या समान शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति तो होता है, निश्चित रूप से। ये सब का बताया गया तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है, और जो
किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वह उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और जो शत्रु में जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा राक्षस होता है। शत्रु में जीत सकता है किले का सबसे अच्छा राक्षस होगा, निश्चित ही। तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में भी यही निकलता है। अब हमारे राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों को अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को पढ़ाना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी की समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी जन समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हमें से सभी गणित या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में समानता उपयोगी होता है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मामले के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन करने के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होगी जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम का श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वाले को जनविमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन की अमूर्त मामले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिपादन समान करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हो या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत और नौकरों और नौकरानियों की उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे नौकरों उसी व्यवहार के योग हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में
अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचार और भावनाओं में उदार हो जाते हैं और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती तो है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्क संगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच को अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हितों में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था के महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो इस तरह से देखें। अब इसमें क्या देखते हैं, क्या क्या अंडरलाइन हेडलाइन बनाया हो, बॉक्स में क्या दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स में लिखा तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्ति से चोर बन जाते हैं। बाद में तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं, जो बुरे हैं वो हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसी जगह हमने कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उसके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचानी जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होता है तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए, पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो घोटा तो कम होता है, स्वस्थ नहीं। हाँ, घोटा तो कम होता है। जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तो उसमें स्वर्ग कम होता है। बिल्कुल सही है, ऐसा तो पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्या है? समान शब्दों में क्या सद्गुण व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं बनेगा। ये भी हो गया है। और नहीं अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है। निश्चित रूप से तब मित्र या किसी भी व्यक्ति के नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उसे ठीक उल्टा और एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति की काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्र को चुकाने हैं और बुरे जो शत्रु को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है क्या कि यह सत्य नहीं है? जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है, किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉली मार्क्स ने कहा, मैं तुझसे सहमत हूँ। कुछ प्रश्नावली हो देख लेते हैं क्या क्या है प्रश्नावली। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही और कौन गलत है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करें जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंत संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। ये राजनीतिक दलों को प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेताएं करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए।
राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिससे राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क और औरों के आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? यह बताना है। क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर से पक्ष के कारण दीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर था।